आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 3:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से मामूलात मुतासर। जनूबी कश्मीर के काजीगुंड इलाके में एक सड़क हादसे में मुअम्मर शख्स की मौत। शुमाली कश्मीर के हंदवारा में भी ट्रैक्टर को हादसा आया पेश, ड्राइवर की मौके पर ही चली जान। पूंछ में खुफिया ठिकाने का पर्दाफाश, जम्मू में मुश्तबे आईडी बरामद। आरएसएस का किसी भी तंजीम से मवाजना नहीं किया जा सकता, मोहन भागवत का बयान। त्योहारों के पेश नजर यूपी के पुलिस एहलकारों की छुट्टियां 1 महीने तक मनसूख। गजा की मस्जिद और स्कूल पर इजरायली बमबारी से 24 फलस्तीनी शहीद, 90 से ज्यादा जख्मी। इजराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। दुबई की तमाम परवाजों में पेजोरस और वाकी टाकीज पर पाबंदी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल से अमरीकी हम मनसब एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। और अमरीका की 6 रियासतों में सैलाब से 223 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों लापता। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर इजराइल और फलस्तीन के हवाले से, जहां दोनों मुल्कों के दरमियान जंग लगातार जारी है और इसके साथ साथ ही कल 7 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल होने को है। और इस सिलसिले में इजराइल की लगातार गजा के अंदर बमबारी जारी है और ताज़ा बमबारी के दौरान 24 फलस्तीनी जान बहक जबकि 90 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इजराइल की जानिब से गजा की मस्जिद और स्कूल पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में 24 फलस्तीनी जान बहक और साथ ही साथ 90 के करीब जख्मी हुए हैं। आपको बताते चले कि इजराइल ने दावा किया है कि मस्जिद और स्कूल को हमास के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके वजह से इजराइल की जानिब से उस पर बमबारी की गई है। लेकिन फ़लस्तीन की जानिब से इस दावा को मुस्तरद कर दिया गया है। कहा गया है कि वहाँ पर आम जो शहरी हैं वो वहाँ पर मुकीम थे और इस सिलसिले में उसको निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीनी जान बहक जबकि 90 के करीब जख्मी हुए हैं। अरब मीडिया का कहना है कि इजरायली फ़ौज ने शुमाली गजा से इनखला के नए अहकाम दे दिए हैं। गजा में कल से अब तक यानी कि 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई है। दूसरी जानब इजराइल ने लेबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पर एक और बड़ा हमला किया है और इब्तिदाई तौर पर यह वाज़ह नहीं हो सका कि इजराइल की बमबारी से कितने अफराद बैरूत के अंदर जान बहक हुए या जख्मी हुए हैं। ताम हमले से कई इमारतें तबाह होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इजरायली फ़िज़ाइया का दावा है कि उन्होंने हिज़्बुल्लाह के असला ज़खायर को भी निशाना बनाया है और लेबनान के टीवी मीनार का भी दफ्तर तबाह हो गया है। लेकिन कितने लोगों की जान चली गई हैं बैरूत के अंदर, इस हवाले से अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। लेकिन लेबनान के शहर बैरूत, जो दारुल हुकूमत बैरूत है, वहाँ पर हमला किया गया, बड़ा जो हवाई हमला है इजरायली फोर्सेस की जानिब से, फ़िज़ाई फ़ौज की जानिब से, जिसके नतीजे में इमारतें तबाह हो गई। लेकिन गजा के अंदर एक बार फिर इजरायली बमबारी से एक मस्जिद को निशाना बनाया गया है और एक स्कूल को बनाया गया है, जहाँ पर जो फ़लस्तीन के गजा के शहरी हैं वो वहाँ पर मुकीम थे, रह रहे थे, शेल्टर ले रहे थे, जिस दौरान इजराइल फ़ौज की जानिब से उसे निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 24 फ़लस्तीनी मजीद जान बहक जबकि 90 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। उसके साथ साथ ही गुज़श्ता रोज़ यानी कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली ताज़ा बमबारी से करीब 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी जान बहक हुए हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में जख्मी भी हुए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू में आज कांग्रेस की जानिब से एक मीटिंग मुनक्कद हुई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान हुकूमत साजी को लेकर पार्टी लीडरान के दरमियान
तफसीली बातचीत हुई है। मीटिंग में ताराचंद, रमन भल्ला और दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद JK-PCC के सदर तारिक हमीद खरा ने कहा कि मीटिंग का मकसद उम्मीदवारों से बातचीत करके उनसे फीडबैक लेना और उनकी क्या कुछ शिकायत है उस पर भी तबादुल ख्याल होना। 5 MLAs को नामजद करने पर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि ये अवाम और जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है और उन्होंने कहा कि ये सब हुकूमत से बातचीत के बाद होना चाहिए और पहले हुकूमत बननी चाहिए और फिर नामजदगी की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हुकूमत नहीं बन सकी और इसे नामजद करना जमहूरियत के खिलाफ होगा। देखिए, ये आज की मीटिंग हमारा जो जितने भी कैंडिडेट्स थे जम्मू में और जम्मू के अराउंड, तो उनको हमने एक फीडबैक लेने के वास्ते कि उनके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, कैसा उनके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उनके साथ में कोऑपरेशन रहा या बाकी जो मामलात हैं जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस एंड मे बी ग्रीवेंसेस ऑल्सो, तो वो सब लेके आज हमने इनको बुलाया था और एलॉबरेट मीटिंग हुई। हर एक ने अपने अपनी बात रखी, तो जो एक कॉमन बात सबसे निकल के बाहर आई, दैट वाज नॉन कोऑपरेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इनके कहने के मुताबिक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक ही किस्म का मॉडल जो ऑपरेट हुआ वो ये था कि रात के टाइम पे जो पुलिस के नाके होने चाहिए वो नाके गायब थे। जहाँ ये कंप्लेंट करते थे, कहीं पे इनका ये कहना है कि कुछ लेकर से बड़ी भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं, पैसे से भरी हुई गाड़ियाँ भी ट्रैवल कर रही थीं और कंप्लेंट करने के बावजूद भी उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली गई। तो इट्स ए वेरी सीरियस कंसर्न और डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर ऐसी चीज़ को फैसिलिटेट किया जाए या अलाउ किया जाए तो ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक ख़तरा बन सकते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव में। दूसरी बात जो इस वक्त हम लोगों ने डिस्कस की और इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन, ये पूरी बल्कि मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों के वास्ते ये कंसर्न, ये डेमोक्रेसी के वास्ते एक कंसर्न है कि जो 5 MLAs का ये जो एक सामने बन के आ रहा है, जिसको हम तो कहते हैं कि इट वाज ए प्री पोल रिगिंग। विदाउट इलेक्शन आप किसी को नॉमिनेट करते हो एट योर ओन विम एंड विश, ऐसा डेमोक्रेसी के वास्ते इट्स नॉट हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि आप ये कर सकते हैं, लेकिन किसी की कंसल्टेशन से, किसी की एडवाइस से, और वो है सरकार, और सरकार जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैबिनेट। आप यहाँ पे किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, कहीं पे आपको कोई फीडबैक न पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स देते हैं और आर्बिट्रेरली आप 5 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कल को माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज़ टोटली अनडेमोक्रेटिक, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम सोच रहे हैं कि इस चीज़ का फेस करने के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे बातचीत की। एच जयशंकर के पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के बारे में CPIM के लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एच जयशंकर SCO के इजलास में शिरकत के लिए वो पाकिस्तान जा रहे हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे के साथ बातचीत के जरिए अपने दरमियान कशीदगी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए और ये एक अच्छा मौका होगा जहां दोनों ममालिक इख्तिलाफात को दूर करके एक नए दौर का आगाज कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक SCO का ताल्लुक है, उसमें एजेंडा जो पाकिस्तान में भी ये मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे वज़ीर ख़ारिजा भी जा रहे हैं। अच्छी बात है कि वो वहाँ जा रहे हैं, और लेकिन हमारा ये भी मानना है कि जहाँ तक 2 ममालिक का ताल्लुक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये हमसाया है। जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि दोस्तों को बदला जा सकता है लेकिन हमसायों को बदलना, इसलिए दोनों हमसाय ममालिक को अपने मामलात को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करना होगा। वो ज़रूरी है खित्ते में पायदार अमन के लिए, वो ज़रूरी है
हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, और फिर जो भी मामलात हैं आज तक जो भी टकराव की कैफियत रही है उससे नुकसान ही रहा दोनों ममालिक को, खिते को। और इसी वजह से हमारी राय है कि ये अच्छी पहल है कि आज इस मौके पर उनका आपस में मेल मिलाप रहेगा। लेकिन हम आइंदा भी चाहेंगे कि टकराव नहीं, बातचीत ही आगे जाने का रास्ता मुहैया कर। जहाँ तक मीर वाइज साहब का बयान का ताल्लुक़ है, अगर आप तफसीलन उसका जायज़ा लेंगे तो मस्बत है, काफ़ी पॉजिटिव है, और उन्होंने कई बातें कही हैं और इशारा भी दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम कभी चुनाव के ख़िलाफ़ रहे नहीं, हक बजानिब है ये बात, और ये मौक़िफ़ मुनासिब है हमारे ख़िते में अमन कायम करने के लिए, जमहूरी एक फ़िज़ा कायम करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि जो मसाइल हैं दो ममालिक के बीच में और यहाँ हमारे आवाम के जो कंसर्न्स हैं उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है, और जायज़ा लिया जा सकता है, हल की तरफ कुछ कदम बढ़ाए जा सकते हैं बातचीत के ज़रिए ही। डायलॉग बिटवीन टू कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारी नज़र में वो दोनों ममालिक के मफाद में हैं, और जम्मू कश्मीर के मफाद में यही है कि हम भी ये चाहेंगे कि मामलात को सुलझाया जाए, बारूद के ज़रिए नहीं, जंग के ज़रिए नहीं, टकराव के ज़रिए नहीं, बल्कि बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए। वही मुनासिब रास्ता है पूरे खिते में अमन कायम करने। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के सदर रविंदर रैना का कहना है कि भारत ने हमेशा मुल्क भर में हर कौम से दोस्ती की है, हमसाया ममालिक के साथ हो या बैरून, जबकि ताली दो हाथ से बजती है। उन्होंने कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से दोस्ती की कोशिश की है तो उसको भी जिम्मेदारी, पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाए। पीएम मोदी, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने हमेशा कोशिश की है कि अगर पाकिस्तान अपनी गलतियों को नहीं दोहराएगा तो ये उनके लिए एक अच्छा होगा, लेकिन दूसरी तरफ से जवाब भी मजबूत होना चाहिए। भारत ने तो हमेशा पूरी दुनिया के तमाम देशों के साथ दोस्ताना संबंध बनाए। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो बस लेके लाहौर गए थे। मोदी साहब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अफगानिस्तान के काबुल से आते आते वो लाहौर गए थे। भारत ने तो हमेशा अपने हमसाया मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखे हैं, और न केवल हमसाया बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जितने देश हैं उन सब के साथ भारत के दोस्ताना संबंध हैं। लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। भारत अगर कोशिश करे, और भारत ने कोशिश की कि पाकिस्तान के साथ अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हों, तो पाकिस्तान की भी तो जिम्मेवारी बनती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जो गलतियां पाकिस्तान ने की वो अगर ना दोहराएं तो उनके लिए भी अच्छा। एग्जिट पोल्स पर कुलगाम असेंबली हलके से सीपीआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक गैर बीजेपी हुकूमत बने। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग ऐसी हुकूमत को मुंतखब करना चाहते हैं जो उनकी आवाज़ बुलंद करे और जो उनके मसाइल हल करे। माहिरीन की अपनी राय, और हमें कोई इस बारे में दो राय नहीं है कि यहाँ जो आवाम की तरफ से मैंडेट मिला है, मिलने वाला है, जिसका ऐलान परसों होगा 8 तारीख को, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर होगा। यही कि जम्मू कश्मीर के अवाम ये चाहते हैं, जैसा कि उनका वोटिंग पैटर्न रहा हमारे पूरे खिते में, जम्मू में, कश्मीर में, शहरों में, गाँवों में, वो यही है कि एक नॉन बीजेपी सेकुलर गवर्नमेंट बन जाए। मेरी राय में, मेरी असेसमेंट जो है वो यही है कि जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक मैंडेट मिला है और दिया है लोगों ने, और जिसका ऐलान 8 तारीख को होगा। माहिरीन की अपनी राय है, हर एक इदारे को ये इख्तियार है कि वो अपनी असेसमेंट कर ले, जायज़ा ले एग्जिट पोल के बारे में। जो भी चर्चा है वो अपनी जगह पर
लेकिन हम इंतज़ार कर लेंगे। अब एक ही दिन बच चुका है, 8 तारीख को हम ऐलान का इंतज़ार कर लेंगे। और मेरी नज़र में ऐलान जो एक्सपेक्टेड लाइन्स हैं, जो आवाम की तरफ से आज तक गहमा गहमी रही है जम्मू में, यहाँ पर तो साफ जाहिर है कि वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जो बादाबंद हों, ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मिले, यहाँ के हुकूक की बहाली हो। सेकुलर जो इतिहाद बना है उसका पलड़ाबारी होगा। और मेरी राय ये भी है कि जो भी नॉन सेकुलर नॉन बीजेपी पार्टीज़ है, सेकुलर पार्टीज़ हैं, उनका इतिहाद होना बहर सूरत ज़रूरी है। और ऐसा ही लग रहा है कि लोगों की ख्वाहिशात भी है, मैंडेट भी उन्हीं लाइन्स पर। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कोई भी जमात भाजपा के बगैर सरकार नहीं बना सकती है। इन बातों का असर उन्होंने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से बात करते हुए किया। भारतीय जनता पार्टी से फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। जो एग्जिट पोल सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी 28 से 30 सीटें लेते हुए नजर आई और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई। किस तरीके से 8 तारीख को ये सीटें 35 से 40 होंगी। आप ही फिर उस वक्त देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बना है और वही जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है। तो हमने अपने काम के आधार पर, विकास के आधार पर जो लोगों से किया है, तो उससे हमें पूरी उम्मीद है कि जो कोई भी सरकार हमारे बिना संभव नहीं हो पाएगी। ये 8 अक्टूबर का समय बताएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस बहुमत लेते हुए नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। देखिए, बड़े दल क्या होता है, अलायंस में क्या कौन है। कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ जम्मू में हो गया, कश्मीर में 1-2 सीटें जो सभी लोग बता रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमने सपना लिया था वो जम्मू कश्मीर में भी सच होने जा रहा है। तो बाकी कश्मीर में जिस प्रकार की इस वक्त राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बहुत से दल अलग अलग वहाँ पर जीत करके आने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो लोकसभा में हमने देखा ही है कि दोनों मुख्यमंत्री जो थे उनको लोगों ने किस प्रकार से हराया था। उसी प्रकार के रिजल्ट सिमिलर सामने आने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि वो 50 पार जो है वो सीटें लेते हुए नजर आएगी और 50 पार वो सीटें लेगी, लेकिन जो एग्जिट पोल है वो 28 से 30 जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि 40 से 50 के बीच में ये होगा और 40 से ऊपर हम जाएंगे, ऐसा 8 अक्टूबर की जो इस वक्त का समय है वो बता देगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अलायंस को किस तरीके से देख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी अलायंस करेगी किसी पार्टी के साथ, या 2014 में पीडीपी के साथ अलायंस किया था और इस बार फिर से पीडीपी के साथ अलायंस करने की कोई संभावना? देखिए, 2014 का समय मैंडेट पीडीपी को कश्मीर में मिला, जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को मिला। उस वक्त सरकार बनाना जरूरी था मुद्दों के आधार पर, ना कि विचारधारा को बदल करके। लेकिन अब क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसके बाद ही कुछ सब चीज़ें तय होंगी। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समय 8 अक्टूबर का इंतजार किया जा रहा है। 8 अक्टूबर को फाइनल नतीजे सामने आएंगे और कौन सी पार्टी कितनी सीटें हासिल करती है वो 8 अक्टूबर को सामने आएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। बेशतर एग्जिट पोल्स में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को जम्मू कश्मीर के असम्बली इंतखाबात में वाज़ेह फतह के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस एनसी इत्तेहाद को बरतरी हासिल होगी, लेकिन वो जादुई नंबर से पीछे दिखाई दे रही है। बीजेपी मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में हुकूमत बनाने के लिए पुरुमीद है, जबकि पीडीपी किंग मेकर के तौर पर उभर रही है। एग्जिट पोल्स पर पीडीडी लीडर कमर हुसैन चौधरी का कहना है कि एग्जिट पोल्स के नताइज बहुत हौसला अफजा है। हम ख्याल सेक्युलर पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएंगी। मीरवाइज उमर फारूक के बयान पर उनका कहना है कि पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है और पाकिस्तान से बातचीत करना मुनासिब नहीं है, सिर्फ वो अपने मुल्क की हुकूमत से ही बातचीत करेंगे। बहुत अच्छे हैं, बड़े तसल्ली बख्श हैं। पीडीपी काफ़ी लीड कर रही है। अलायंस की लाइक माइंडेड पार्टी जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं वो इकट्ठे होकर एक सरकार जम्मू कश्मीर का तश्कील देंगे। जम्मू कश्मीर के बराई इलाकों में मशहूर सियाहती मकाम गुलमर्ग में मौसम की ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों ने मामूलात ज़िंदगी मुतासर किया है। गुज़श्ता रात बारिशों ने जो होने वाली बारिशें गुज़श्ता रात हुई हैं बारिशें, वहीं पर 3 दहाइयों बाद होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी जो
लीग क्रिकेट लीग जम्मू के अंदर ही अब वो कश्मीर आज वारिद हुए हैं और कश्मीर में भी आज पहली बार जो लेजेंड्स मैच है, बैनुल अक़वामी लेजेंड्स लीग क्रिकेट का मैच आज कश्मीर के अंदर वो कश्मीर पहुंच चुके हैं। वहीं पर गुलमर्ग के फेज़ 2 में 2 से 3 इंच तक बर्फ़ जमा हुई है, जबकि शुमाली कश्मीर में वाक़ा गुरेज़ की राजधान पास पर भी हल्की बर्फबारी देखने को मिली है, जबकि सिंथन टॉप पर भी बर्फबारी हुई है। जम्मू सूबे के पीर पंचाल और चिनाब के बलाई इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 10 दिनों में इलाके में ज़्यादातर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। गुलमर्ग के पहाड़ियों पर हुई ताज़ा बर्फबारी के बाद सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद सयाहों ने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी हुई है कि अफरवट पहाड़ियों पर उन्हें ताज़ा बर्फ़ देखने को मिली है, जबकि यहाँ का मौसम भी काफ़ी खुशगवार है। कर्नाटक से आया हूँ, मेरा नाम कमल है। कैसा लगा गुलमर्ग आके और इस साल की पहली बर्फबारी हुई है? पहली बर्फबारी, हम लोग 5 दिन से कश्मीर में ही हैं, लेकिन आज पहली बार बारिश देखने को मिला। बर्फ़ के लिए तरस गए थे, फिर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी सैटिस्फाइड है। कल जाना है, लेकिन कल जाते जाते एक बार बर्फ़ ने हमारी सुन ली है, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। बस 15 दिन बाद आओ, बर्फ़ का मज़ा लो। अनसीज़न में बर्फ़ का मज़ा, अनसीज़न था, हम लोगों को नहीं मिला, फिर भी ठीक है, अच्छा सब मज़ा आ गया। टिम्पल और आंध्र प्रदेश से आए हम लोग। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है और बस बर्फ़ के साथ खेलने का मन कर रहा है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि बर्फ़ देखने को मिलेगा। कल तक तो हमें वो ऐसा लग भी नहीं रहा था कि बर्फ़ देखने को मिलेगा, पर एक वो रात को एक आश थी कि बारिश आई है तो मिल सकेगा बर्फ़ देखने को। तो बस तो बाकी जो आना चाहते हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? बस अक्टूबर एंड से आओ ताकि बर्फ़ देखने को मिलेगा। हम लोग के अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फेब मार्च ऐसे आएंगे तो फुल बर्फ़ मिलेगा देखने को। जी, अपना नाम बताएं और ये जो बर्फबारी हुई है, क्या कहेंगे इस बर्फबारी के हवाले से सनशाइन और अफरोड पर? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है और मैं टंगमर्ग से बिलोंग करता हूँ। जी, कल रात यहाँ पे सनशाइन पीक और अफरवट पे इस साल का पहले स्नोफॉल गिर गया है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे टंगमर्ग का इलाका है ये टूरिज़म पे डिपेंड करता है सारा, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और हमारा रोज़गार भी जो है वो इसी से वाबस्ता है। जितना यहाँ पे टूरिस्ट आएगा उतना हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि यहाँ स्नोफॉल जो गिर गया आज रात को, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो जाए वो भी खुश हो जाएंगे और हम भी अपना रोज़गार जो है कमा सकते हैं। तो इस साल की जो ये पहली स्नोफॉल हुई है, तो इससे हमारे यहाँ पे इलाके में जो है बहुत ठंडी भी हुई है, तो अभी हमने ये गर्म कपड़ा भी पहन लिया है। महकमा मौसमियात की ऐन पेश गोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगरचे गुज़श्ता शाम जो है हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग के अफरवट और सनशाइन पीक पे इस साल यानी कि रवां बरस की पहली हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और आज सुबह से ही देखा गया कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के साथ साथ अगरचे आज ठंड महसूस की गई है, वही सयाहती मुकाम गुलमर्ग की ओर जो सयाह जो है काफ़ी तादाद में आज सुबह से रवां दवा हैं और इस ताज़ा बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुँच रहे हैं। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलाबी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।